यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, डायरी है या फिर जीवनी है? कमेंट करेंगे। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 1 का गा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? इरावती, ऋतु चक्र, सुनीता या फिर निर्मला? तो जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों सुनीता। आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ऋतु चक्र ऋतु चक्र मेरे प्यारे बच्चों इलाचंद जोशी का उपन्यास है। और इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण पत्र के संपादन किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने? तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र? तो रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि रचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2 का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी? तो मेरे प्यारे बच्चों वैदेही वनवास दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। और प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का खा है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा? तो सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपमान मैले हो गए हैं, ये किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की? तो ये मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? नागार्जुन की। उपमान मैले हो गए हैं नागार्जुन की काव्य पंक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो मेरे प्यारे बच्चों एकांतवासी योगी रचना है किसकी? श्रीधर पाठक की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? यानी हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों छायावाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के, और ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। बहुत ही आसान होता है। शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप
और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस चैप्टर को आप कैसे पहचानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो जहाँ पर आपको दिख जाए धरती शब्द, पृथ्वी शब्द, भूमि शब्द, माता शब्द, ठीक है, जन शब्द, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है ये चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। फिर दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? कि धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य नदियां भरी हैं जो मानव और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। अगणित और अबुद्धे शब्दों का अर्थ। तो अगणित का अर्थ होता है अनगिनत या असंख्य, अबुद्धे का अर्थ होता है उन्नति या विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के देह को किसने और किस तरह सजाया है? तो पृथ्वी के देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी कारण से वह संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसकी न किसी किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज मनुष्य को मूल अधिकार क्या होने चाहिए? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कल्याण का अधिकार। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है? तो लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है आपको? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। केकई अपने मन को कोसते हुए कहती है कि हे मेरे मन के अंदर स्थित मन, अब तो इसी मन के अंदर जल। क्या ज्वलित भाव ही स्वयं तुझी में जागे थे? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, किंतु क्या ज्वलित भाव ही तेरे मन में थे? क्या शेष बचा था ना कुछ और इस जन्म में? क्या मेरे इस मन में और कुछ भी शेष नहीं बचा था? क्या कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या वात्सल्य मात्र का कोई मूल्य नहीं? पर आज अन्य सह वश भी मेरा, पर आज मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। के कहती है मुझ पर तीनों लोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके, जिसको जो कहना कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु मुझसे भरत का मातृपद न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, हे राम मैं तुमसे और क्या विनती करूं। तो ये केकेई का अनुताप से लिया गया है। पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के केकेई का अनुताप नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। केकेई किससे दुहाई करती है? केकेई राम से दुहाई करती है।
इसके बाद है अन्य सा हुआ वश भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्य सा हुआ वश भी मेरा का आशय है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे, कि कहती है कि यह मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। फिर है इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए, तो इसमें शांत रस है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको। फिर देखिए यहाँ पर, दुख की पिछली रजनी बीच बिगसता सुख का नवल प्रभात। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि श्रद्धा जिस तरह गहरी रात के बाद, श्रद्धा कहती है कि जिस तरह गहरी रात के बाद सुबह होता है, यानी जयशंकर प्रसाद कहते हैं श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस तरह गहरी रात के बाद सुबह होता है, उसी तरह दुख के बाद सुख का नया सवेरा होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुगात। दुख और सुख के बीच बहुत पतला नीला आकाश रूपी पर्दा है। यह पर्दा सुख को पूरी तरह ढक नहीं पाता, बल्कि उसे छिपाया रहता है, जिससे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा कहती है मनु, जिसे तुम दुनिया की सारी मुसीबतों की जड़ मानते हो, वह तो ईश्वर का वरदान है, इस रहस्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम श्रद्धा मनु है। लेखक का नाम यानी कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों, सुख गात में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किन दो पात्रों के बीच वार्तालाप हो रहा है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा और मन के बीच वार्तालाप हो रहा है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको। फिर 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 अंक मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययज्ञ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 6 नंबर है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, यानी अथवा बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों खंड खा, तो 8 का नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। बीते हुए प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नामक मछली को, और पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को। ठीक है, उस राजहंस की, स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यंत सुंदर थी। वह उसे वर दिया कि वह अपने मन अनुकूल पति को चुन ले। हंसराज ने उसे वर देकर के हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को एकत्र किया। उसके आमंत्रण पर अनेक प्रकार के हंस मयूराज पक्षीगण आकर के एक विशाल चट्टान पर एकत्र हुए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्त 10 वर्षाण यावत अमृत प्राप्य उपायम चिंतित मूल शंकर ग्रामाद ग्राम नगरम नगरम वनाद वनम पर्वतन पर्वतम भरमत परम ना बिंद तत्रम तृप्तम। ठीक है, संदर्भ देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अनुवाद देख सकते हैं। 17 वर्षों तक अमरता प्राप्त करने उपायों पर विचार करते हुए मूलशंकर एक गांव से दूसरे गांव, नगर से नगर, वन से वन और पर्वत से पर्वत घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने कई विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से संन्यास लिया और दयानंद सरस्वती नाम को अंगीकार किया। इसके बाद इसका खा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। भी 7 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, बेसत जथ पदार्थम अंतरम कोयपिहित, यानी कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरुपाधीन प्रीतिया संशयन्ते, निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। विकसत ही पतंग उदस्यो पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। दर्वित चा हिमस बुद्धगते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक है, इसका संदर्भ देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित चंद्रान नामक पाठ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा करके दिया है,
जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त ऐसा कीर्ति तनोकोचित। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। हे महाभाग, आपकी जय हो, जो जनसेवा में तत्पर है, जिनका नाम कभी भी जनसेवा के कारण कीर्तित होता है, उनके लिए ना तो जरा यानी बुढ़ापा का भय है और ना ही मृत्यु का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 अंक मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 10 का का, खा और गा, 6 अंक का है रस अलंकार छंद का, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। इसके बाद है 12 का पहला, नायिका का संधि विच्छेद नय प्लस अका होता है। गुम्फिता का संधि विच्छेद होता है गुम प्लस फिता, ठीक है, गुम प्लस पिता, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेजते का संधि विच्छेद होता है प्ला परस एजते। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीलाम्बजु में समास है, तो नीलाम्बुज में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। दशानन में मेरे प्यारे बच्चों बहुब्री समास है। इसके बाद है 13 का पहला, गता में प्रत्यय है, तो गता में कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है। दृष्टवा में प्रत्यय कौन सा? अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो पहले वाले में सप्तमी विभक्ति है, बी वाले में द्वितीय विभक्ति है और सी वाले में तृतीय विभक्ति है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप तैयार करेंगे।